वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने ग्रुप डी जो कि 2025 में आप लोग को पेपर होने वाला है। फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं वैकेंसीज का आउट हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों के सामने टेस्ट सीरीज नंबर 13 लेके आज चल रहा हूँ। इससे पहले आप लोग देखे होंगे टेस्ट सीरीज नंबर 12, 11 सारी चीज़ को मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज रहा। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिख रहा। 6.1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्ष के बाद 9,826 रुपया हो जाती है, तो वर्तमान राशि ज्ञात करें। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप लोग क्या करें, ये जो आपका जो परसेंट पे दिया यानी रेट है, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे। तो 6 × 24 = 25, यानी कि टोटल अगर इसे तोड़िएगा तो 25/400 होगा। यानी इसे सिंपल में बदलिएगा तो 1/16 आएगा। यानी कि ये जो परसेंटेज वैल्यू था इसे डायरेक्टली फ्रैक्शन में बदले तो 1/16 आ गया। क्लियर है। अब देखिए मैं आप लोग को जो कंसेप्ट दे रहा हूँ यहाँ से थोड़ा सा फोकस कीजिए ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। सबसे पहले इसका यानी कि रेशियो कितना है, 1/16 आ रहा है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बात करना चाहते हैं, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है अमाउंट। तो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल के वैल्यू को अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, 16 है। क्लियर है। ऑलरेडी आप लोग देखना चाहते हैं इंटरेस्ट कितना का, 1 आ रहा, तो 16 में से 1 को ऐड कर देंगे, 17 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे समय लिखे 2 बार है, तो हम लोग 16 17 एक बार और हम लेके चलें। अब गुना करेंगे, 16 को 16 से गुना किए क्या होगा, 256 होगा। क्लियर है। उसी प्रकार 17 को 17 से गुना किए तो 289 होगा। अब आप लोग को मैं सॉल्व करने बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, अब आप लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखिए मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, फिर से देखिएगा। 16 से मैं 17 लिया था, फिर मैं 16 से 17 लिया था। क्लियर। अगर आप लोग गुना करते हैं तो 16 का स्क्वायर कितना, 256, और 17 का क्या होगा, 289 होगा। क्लियर है। अब फ्रेंड्स आप लोगों को क्या कीजिए, यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो ये 289 का वैल्यू कितना लिख रहा है, यानी 9826 लिख रहा है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स अगर एक का वैल्यू निकालेगा तो यानी ये अगर टोटल गुना कीजिएगा तो ये आप लोग का जो टोटल जो वैल्यू आएगा, यानी आप लोग कैंसिलेशन कीजिएगा 289 से 9,226 के, तो 34 टर्म्स करेगा। क्या करेगा, 34 टर्म्स करेगा। और हम लोग क्या करेंगे, ये 34 को, यानी ये 34 जो है इसे हम लोग गुना कर देंगे 256 से। क्लियर है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे गुना करते हैं तो राइट आप लोग का आ जाएगा 8704, इसका राइट आंसर आएगा। तो सिंपल वे में इसका राइट आंसर क्या होगा, 8,704 रुपये आंसर आएगा। क्लियर है। तो आप लोग इसका आंसर ला सकते हैं ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग, 8,704 रुपये होगा। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो ये आप लोग का जो रेट था उसे फ्रैक्शन में बदल दीजिएगा तो 1/16 आएगा। क्लियर है। ऑलरेडी इसका प्रिंसिपल वैल्यू 16 था और इंटरेस्ट 1 आ रहा था, 16 में सब 17 को बढ़ा दिए। ये डबल टाइम्स था यानी 2 वर्ष था, तो 16 को 17 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन किया तो देखिए 16 का स्क्वायर कितना, 256, और यहाँ पे आप लोग का 289। लेकिन आप लोग यहाँ फोकस कीजिएगा तो 2 वर्ष का अमाउंट आप लोग का जो दिया हुआ 9,826 दिया था, यानी कि ये टोटल कितना टाइम्स गुना है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया होगा ये कितना 34 टाइम्स गुना है। तो ये 34 टाइम्स को हम लोग 256 को भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 256 को 34 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिंपल में आपका जो आएगा आंसर 8704 रुपीज़ आंसर आएगा आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या के 5/6 का मान 635 है, तो उसी संख्या का 9/20 का मान क्या होगा। काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या x है, इसका 5/6, तो फ्रेंड्स इसका वैल्यू अगर देखना चाहते हैं 635 लिख रहा है। अगर आप लोग x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 12 25 60 3 5 यानी 127 आ गया। अगर आप लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा सिंपल वे में तो 7 छक 42 यानी 2 कर दीजिए, 12 छक 72, 72 और 4, 72 4 कितना होता है, तो 76, यानी कि 7 6 2, ये आप लोग का भी चार चुका। और हम लोग इसका क्या निकालेंगे, 9/20 निकालेंगे, यानी इसका हम लोग 9/20 निकालेगा। अगर आप लोग इसका सॉल्व करते हैं तो आप लोग के सामने जो आंसर आएगा 342.9 आप लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए सारणी का बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग बहुलक वर्ग। तो फ्रेंड सबसे पहले फोकस करना चाहते हैं, देखिए सबसे अधिकतम कहाँ पे जा रहा है, 5 में जा रहा है। तो 5 का वैल्यू क्या है, 10 और 15 है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 एंड 15 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैदान समबाहु त्रिभुजाकार है। मैदान के अंदर किसी एक बिंदु से इसकी भुजाओं की न्यूनतम दूरी 16 मीटर, 20 मीटर और 22 मीटर है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है सबसे पहले यहाँ फोकस करना चाहते हैं आप लोग का समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में ये दिया होगा आप लोग का, ऑलरेडी देख रहे हैं इसकी न्यूनतम दूरी लिख रहे हैं, ऊंचाई। तो देखिए ये एच हो गया, इसका भी एच ले सकता है, इसका एच। जब भी तीनों का एच दिया रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज की टोटल एच निकालने के लिए एच का फॉर्मूला
लिखते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, H1 प्लस H2 प्लस H3 का वैल्यू निकालेंगे। तो ऑलरेडी तीनों H को आप लोग जोड़िएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितना था, 16 था, सेकंड में कितना था, 20 था, थर्ड में कितना था, 22 था। अगर हम लोग इसे ऐड करते हैं तो सिंपल में कितना आ रहा, 58 आ रहा, यानी इसका हाइट कितना आ रहा, 58 आ रहा। और हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी पता है समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू एच होता है। तो उसी फार्मूला को बेस्ड हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू एच होता है। तो ऑलरेडी आप लोग देखिएगा एच में ली दिए और इसका वैल्यू टोटल कितना दिख रहा है, ऊंचाई का वैल्यू तो 58 आ रहा। अब हम लोग यहाँ से क्या करें फ्रेंड, एच का वैल्यू निकालेंगे। तो एच का वैल्यू अगर यहाँ से आप लोग निकालते हैं तो सिंपल वे में एच निकालेगा तो 116/√3 आ जाएगा, 116/√3। अब आप लोग को निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो मैं √3/4 कर दिया भुजा, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा आप लोग यानी इसका जो ऊंचाई आया यानी इसे ही हम लोग लिख देंगे। तो सिंपल वे में फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉरी ये भुजा ही था आप लोग का, यानी ए आ रहा, क्लियर है। तो भुजा का वैल्यू कितना था, 116 गुना 116 कर देंगे और उसी प्रकार यहाँ पे क्या करें, नीचे डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3। तो सिंपल में इसका वैल्यू लाएगा तो 942 मीटर स्क्वायर लगभग आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से इसे सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग को जो फॉर्मूला आया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए एच बाई क्या कीजिएगा, H1 प्लस H2 प्लस H3, ये कंसेप्ट का यूज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। अमूल विवेक ने 6:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। राहुल 6 महीने के बाद विवेक के समान राशि का निवेश करके उसके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में अमूल, विवेक और राहुल के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग बना सकते हैं फ्रेंड। सबसे पहले अगर आप लोग देखना चाहते हैं, देखिए एक अमूल है, ये क्लियर है, ये अमूल है, ये विवेक है। दोनों का अनुपात क्या था, 6:5 था, क्लियर है। अब देखिए क्या लिखा, कुछ राशि का निवेश करके साझेदारी व्यापार आरंभ करते हैं। राहुल 6 महीने बाद, यानी कि मैं देखिए राहुल को मान लेता हूँ, 6 महीने के बाद विवेक के समान राशि का निवेश करके उसके साथ जुड़ जाता है। तो विवेक के यानी कि विवेक का क्या था, 5 था, क्लियर है। और कितना वर्ष में बाद 6 महीना होता है, हम लोग को 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ओवरऑल अमूल और विवेक कितना पूरे 12 महीना के लिए रहेंगे। तो ये भी कितने महीने करेंगे, 12 महीने का। अब आप लोग क्या कीजिए, रेशियो यहाँ से सॉल्व कीजिए। तो सिंपल में 12×6 = 72 हो गया, 12×25 = 60 यहाँ कर सकते हैं। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 आएगा, क्लियर है। अब इसे रेशियो में लाएगा तो 12 रेशियो, फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर आप लोगों को क्या आएगा, 5 आएगा, क्लियर है। और आप लोग को क्या बोल रहा, किस अनुपात में विभाजित करना चाहिए। तो 12:10:5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर अगर देखना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी निश्चित कोड में कैमल को 68546 के रूप में लिखा जाता है तो प्रूफ का कोड क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए कैमल में लिखता हूँ CAMEL, अगर आप लोग लिखे हैं। अब इसका कोड क्या लिख रहा है, यहाँ पे आप लोग के सामने 6 लिख रहा है, ए के सामने 8 लिख रहा, और एम के सामने 5 लिख रहा, फिर इसके सामने 4 लिख रहा, एल के सामने क्या लिख रहा, 6 लिख रहा, क्लियर है। तो आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले देखना पड़ेगा ये वैल्यू किस प्रकार है। तो ऑलरेडी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए 6 का अपोजिट क्या होता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोगों को पता होगा 6 का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। उसी प्रकार ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। उसी प्रकार एम का अपोजिट क्या होता है, एम का अपोजिट एन होता है। ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है। और एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, क्लियर है। अब आप सारी संख्या का यानी कि डिजिट को ऐड कीजिए। देखिए एक्स का क्या होता है, 24। तो फ्रेंड देखिए एक्स का क्या होता है, 24। तो 24 को लिखिएगा 2 + 4 यानी कितना आ गया, 6। तो एक्स के अपन लोग देखिए 6 आ चुका है। उसी प्रकार जेड का होता है 26। तो 26 में 2 + 6 कीजिए, कितना आ रहा, 8 आ गया। उसी प्रकार 14 आता है, यानी 1 + 4 कीजिए, कितना आएगा, 5। देखिए 5 आ चुका है। भी आता है 22, यानी 2 + 2 4 हो गया। ओ आता 15 में, तो ए का 5 कितना है, 6। तो देखिए ये वैल्यू जो है उसका इन्वर्स का सम कर दे रहे हैं, क्लियर। यानी इन्वर्स जो आ रहा है उसके सारे संख्या को इकाई के रूप में हम लोग जोड़ रहे हैं। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करें, आप लोग को यहाँ पे निकालना प्रूफ का। तो देखिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। देखिए मैं पी लिख दिया हूँ, आर है, डबल ओ है और एफ है। तो पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है फ्रेंड। उसी प्रकार आर का होता है इंडियन रेलवे, ओ। तो ओ का अपोजिट क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओ मैं क्यूज, मैं भूल गया हूँ, ओ इंडियन रेलवे, रुके। ओ का फ्रेंड्स ओपी नहीं ना, ओ का कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख, एल ओ, हाँ बिल्कुल एल होता है। तो यहाँ भी इसका क्या, एल। एफ का यू, ये होता है। और आप लोग लिखिए, देखिए
के का ऑलरेडी आप लोग को पता है के का यानी कि होता है 11, तो 11 को अगर तोड़िएगा तो 1 + 1 यानी कि कितना होगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार आई होता है फ्रेंड 9, तो 9 आप लोग का इकाई डिजिट इकाई रहने देंगे। एल होता है आप लोग के लिए 12 के रूप में यानी 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा। फिर एल होता है 12 यानी 1 + 2 3 हो जाएगा। यू होता है 21 तो 2 + 1 3 यानी इसका जो राइट आंसर आएगा 29333 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर अगर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये सारे पर्पस को आप लोग को यूज करना पड़ेगा। अब देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने आठ है जिनमें से प्रत्येक अपनी ठीक अनुवर्ती संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख रहा ऐसे कितने आठ है जो अपने ठीक अनुवर्ती संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को देखना आठ यानी इससे पूर्व में, तो सबसे पहले हम आठ का कॉम्बिनेशन लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आठ जो अपने ठीक अनुवर्ती यानी कि देखिए यहाँ पे एक आठ देख सकते, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा से दिख सके। सबसे पहले देखिए आप लोग को आठ को पेयर करना है, तो आठ देखिए तो आठ के सामने यहाँ पे एक चार आ रहा है, क्लियर। फिर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आठ के सामने दो है जिससे डिवाइड होगा। उसी प्रकार फिर देखिए आठ यहाँ पे चार से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है। उसी प्रकार देखिए आठ आपके यहाँ आठ से भी डिवाइड होगा, फिर आठ आपके यहाँ दो से भी डिवाइड होगा, ये आठ दो से डिवाइड होगा, ये आठ एक से डिवाइड, यहाँ आठ एक से है, क्लियर है। उसी प्रकार आठ के ये चार है। तो फ्रेंड्स हम लोग टोटल अगर देखना चाहते हैं तो आप 1 2 3 4 यहाँ पे कर सकते हैं 5 6 7 8 यानी टोटल कितना आ चुका 8 आ गया। तो राइट आंसर क्या आ सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए यदि एल का अर्थ प्लस एम का अर्थ माइनस एन का अर्थ मल्टीप्लाई और गुना पी का अर्थ प्लस है तो फ्रेंड इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए 14 कर देंगे, एन का अगर वैल्यू देखना चाहते हैं मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 कर देंगे। और एल का वैल्यू देखना चाहते हैं प्लस है तो प्लस कर देंगे, ये क्या करेंगे 42 कर देंगे। उसी प्रकार पी का अर्थ क्या प्लस लिख रहा है, फिर 2 एम का अर्थ क्या लिख रहा है -8। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हमने बोडमास का रूल को अपनाएंगे, तो 14 को 10 से गुना के 140 हो गया, प्लस 40 + 2 यानी 44 हो गया, -8। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। तो फ्रेंड सिंपल वे में सॉल्व कीजिएगा तो 140 और 44 तो सॉल्व कीजिएगा सिंपल वे में 184 आ जाएगा। 184 में से 4 जाएगा तो 176 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए राम और श्याम भाई है, रेखा सरिता की पुत्री है, सरिता श्याम की पत्नी है, तो रेखा का राम से क्या संबंध है। तो चलिए मैं आप लोग को बताना चाहता, देखिए सबसे पहले क्या बोला राम, देखिए ये राम है, मान लीजिए राम किसका भाई है श्याम का, तो देखिए दोनों एक दूसरे का भाई यानी प्लस का सिंबल को शो कर दिया, क्लियर है। अब बोला रेखा सरिता की पुत्री है, यहाँ पे रेखा का मेंशन अभी दोनों में नहीं हुआ। फिर लिखा सरिता श्याम की पत्नी है, तो फ्रेंड देखिए ये सरिता था, इस सरिता जो देखिए सरिता जो है ना श्याम की पत्नी है, तो यानी ये देखिए इसकी पत्नी में बना दी हूँ मैं सरिता को, एज फॉर सरिता ली दिया हूँ, क्लियर है। अब आप लोग देख सकते हैं रेखा जो था सरिता की पुत्री है, यानी कि ये दोनों का यानी कि आप लोग देख सकते श्याम और सरिता ये दोनों का बेटा यानी कि पुत्री कौन हो गया ये रेखा, रेखा हो गई, क्लियर यानी पुत्री हो गया। अब आप लोग देखिए रेखा का राम से क्या संबंध है, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस कीजिएगा तो देखिए आप लोग को पूछा ये जो रेखा है रेखा का राम से क्या संबंध है, ऑलरेडी आप लोग समझ सकते हैं क्या भतीजी लगेगी, क्या लगेगी भतीजी। तो ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग भतीजी इसका आंसर होगा, काफ़ी इजी से आप लोग बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं चाहते हैं क्वेश्चंस क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग का ये इनक्वालिटी का क्वेश्चन आ चुका है, तो देखते हैं क्या लिख रहा है ये। देखिए सबसे पहले ये प्रश्न जो है आप लोगों को शो करना है। सबसे पहले कथन को देखिएगा, तो कथन में आप लोग का लिख रहे देखिए टी, देखिए आप लोग को मैं बताना अगर इस टाइप से रहता है तो देखिए इसको बोलते हैं लेस, क्या बोलते हैं ये लेस होता है। और इस टाइप से अगर चला गया तो इससे बोलते हैं ग्रेटर। याद करने के लिए देखिए ग्रेटर में हम लोग इस टाइप से करते आगे ना, तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से रहेगा। और लेस लिखते हैं तो एल इधर आ जाता है, तो देखिए इस टाइप से रहेगा, क्लियर है। तो ये ट्रिक है। तो चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है। पहला लिख रहा टी इज ग्रेटर एल, देखिए इस चीज़ को सिंबल है आप लोग को पहला शो करना है एच। देखिए आप लोग को बोल रहा है क्या एच जो है आप लोग एच के तुलना में ग्रेटर है, तो आप लोग को प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले देख सकते हैं एच यहाँ पे, तो एच को लिख देंगे, क्लियर है। देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ सबसे पहले फ्रेंड ये एच है और एच से कंपेरिजन करना है। देखिए यहाँ पे ये दोनों के बीच में अगर हम लोग जाना चाहते हैं, देखिए एच और एस के बीच में हम लोग जाना चाह रहे हैं, देखिए एच और एस के बीच में रिलेशन कर रहा फ्रेंड्स। अगर आप लोग देखिएगा इसमें एक ग्रेटर भी है और एक लेस भी है, और फिर क्या ये लेस है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जब भी किसी इनक्वालिटी के बीच में अगर ग्रेटर और लेस अगर दोनों के बीच में अगर आ जाता तो वो कभी सही नहीं होता, तो यानी पहला आप लोग का रॉन्ग हो गया, क्लियर है। जब भी ग्रेटर और लेस आता है तो वो कभी सही नहीं होता, तो पहला रॉन्ग हो गया। चलिए अब सेकंड देखते हैं। तो सेकंड फ्रेंड्स आप लोग को निकालना, देखिए y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू s, तो ये करना था। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे y, तो y और s से में हम लोग जानना चाहेंगे। तो देखिए y कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स देखिए ये y यहाँ पर है, देख सकते हैं ये y यहाँ पर s यहाँ पे है। देखिए दोनों के बीच में हम लोग कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं, तो इसमें भी आप लोग देखिएगा
देखिए इस टाइप से करें, यानी ग्रेटर लिख रहा है, फिर ग्रेटर है, ये लेस है, ग्रेटर एंड इक्वल टू वाई। लेकिन यहाँ पे फोकस कीजिए तो एस के कंपेरिजन में कर रहा था, क्लियर है। और क्वेश्चन में देखिएगा तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा वाई इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एस लिख रहा था। देखिए ये तो आप लोग का है, लेकिन सारे में नहीं था, तो ये भी आप लोग को क्या हो जाएगा, अब गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। यानी कि राइट आंसर देखा तो ना तो वन ना तो दो निष्कर्ष करता है, क्लियर है। चलिए आप लोगों को श्रेणी में अगली संख्या को ज्ञात करना है, तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले पाँच को क्या कीजिए, पाँच में आप कितना से मल्टीप्लाई कीजिए कि 15 आएगा। चलिए मैं पाँच से गुना कर दिया, ठीक है। अब 15 में आप 15 में मैं 10 ऐड कर दिया तो 25 आ गया। फिर क्या कीजिए, 10 25 को मैं 10 15 से गुना किया, क्या आ गया 375। फिर क्या करेंगे, प्लस 20 को ऐड कर दिया। फिर क्या करेंगे, 25 से गुना कर देंगे। फिर क्या करेंगे, प्लस 30 को ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ये यानी कि कीजिएगा तो सिंपल 9875 को मैं आप लोग 30 को ऐड, यानी कि इसे आप लोग करने के लिए आप लोग क्या कीजिए, सिंपल वे में आप लोग इसका जो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा इसमें आप लोग 30 को ऐड कर दीजिए, यानी 9905 इसका राइट आंसर होगा, क्लियर है। तो ऑप्शन है 9905, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अपवर्तनांक। तो देखिए अपवर्तनांक को हम म्यू से डिनोट करते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है, हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल, यानी म्यू इक्वल होता है सी बाय भी होता है। ये फार्मूला को आप लोग अपना सकते हैं। म्यू बराबर क्या होता है, सी बाय भी होता है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अपवर्तनांक क्या होता है। किसी माध्यम की वह क्षमता जिससे वह प्रकाश की किरण की दिशा बदल देती है, किसी माध्यम की वह क्षमता जिससे वह प्रकाश की किरण की दिशा बदल देती है, उसे बोलते हैं अपवर्तनांक, क्लियर है। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को बोलते हैं अपेक्षित अपवर्तनांक। और फ्रेंड्स याद रखिए अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक या विमाएं नहीं होती है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसकी प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी कि देखिए अपवर्तनांक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इस सी, यानी उसका चाल का होता है, क्लियर है। देखिए सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक होता है हीरा का होता है, 2.42 होता है, इस चीज़ को आप लोग याद कीजिएगा। यानी कि हीरा का चाल क्या होगा, कम होगा। और सबसे ज़्यादा जो चाल होता है प्रकाश की चाल किसका होता है, निर्वात का होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और वही इसका अपवर्तनांक क्या होता है, जीरो के बराबर। तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं, क्लियर है। और प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर केवल आवृत्ति अपवर्तित रहता है, ठीक है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पत्ती का आवर्तकाल 1 सेकेंड का 2/100वां भाग हो तो उसकी आवृत्ति क्या होगा। फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, देखिए यदि एक पत्ती का आवर्तकाल 1 सेकेंड का 2/100वां भाग होता है, आवृत्ति क्या होगी। सबसे पहले टी का फॉर्मूला लिखिए, 1 बाय क्या लिखिएगा, 200, 1/200 कीजिएगा, क्लियर है। अब इसी प्रकार आप लोग को सॉल्व करना है, तो ऑलरेडी आप लोग को पता आवृत्ति यानी 1/t होता है, 1/t होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए वन टी का वैल्यू 1/200 था, तो हम लोग इसका अपोजिट कर देंगे, यानी कि 200, और 200 आएगा इसका फ्रीक्वेंसी का ऐसे हमारा क्या होता है, हर्ट्ज से होता है, तो 200 लिख सकते हैं, यानी कि राइट आंसर होगा 200 प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोग डी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर कम आयाम के लिए सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई के क्या होते हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, किसी स्थान पर कम आयाम के लिए सरल लोलक का आवर्तकाल उसके प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होती है। यानी कि आप लोग को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग को पता है, टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई होता है √L/G होता है। ये फार्मूला को ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। तो इसी में आप लोग देख सकते हैं टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, देयर स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ होगा। तो आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को कर सकते हैं, वर्गमूल के समानुपाती, क्लियर है। चलिए अब देखिए आप लोग को ऑलरेडी पता है फ्रेंड्स, लोलक की लंबाई गर्मी के दिनों में वृद्धि होने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, इसलिए आवर्तकाल बढ़ने से घड़ी क्या होती है, सुस्त हो जाती है, और ठंड में लंबाई घट जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 न्यूटन भार का गतिज ऊर्जा 1 जूल है तो उसकी चाल क्या होगी। फ्रेंड्स फोकस कीजिए, क्या लिख रहे हैं, 1 न्यूटन भार की गतिज ऊर्जा 1 जूल है तो उसकी चाल क्या होगी। सबसे पहले फोकस कीजिएगा, देखिए मैं जो आप लोग को बता रहा हूँ सबसे पहले फोकस कीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा यहाँ पे भार बोल रहा है, चलिए मैं भार को डब्लू मान लिया, तो भार क्या बोल रहा है, 1 न्यूटन लिख रहा है, क्लियर है। और भार का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, mg होता है, क्या होता है, mg का वैल्यू 1 न्यूटन दिया है ऑलरेडी, m का वैल्यू m रहने दिए, g का वैल्यू क्या होता है ऑलरेडी आप लोग को पता है 9.8 होता है × 1। तो यहाँ से हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अगर m का देखिए मैं इस स्टेप से निकालते, अगर m का वैल्यू निकालते हैं तो क्या लिखिए 1/9.8 कीजिएगा, क्लियर है। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये क्या होगा, 0.101, यानी 0.101 kg होगा, क्लियर है। और आप लोग को क्या करना है, के ई निकालना है। तो के ई का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, क्या होता है फ्रेंड, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, क्या होता है ये, हाफ एम भी स्क्वायर होता है। तो चलिए सबसे पहले देखिए हाफ में कर दी हूँ एम का वैल्यू कितना है
तो एम का भी मैं वैल्यू लाया था 0.101 लाया था, क्लियर है। ऑलरेडी वी स्क्वायर में कर दिया, और कि इसका वैल्यू कितना था, काइनेटिक एनर्जी का 1 था। तो फ्रेंड्स यहाँ से वी का अगर निकालिएगा तो वैल्यू आएगा 4.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इस टाइप से काफ़ी अच्छे से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 4.4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत परिपथ से 10 मिनट में बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा खींची गई विद्युत धारा ज्ञात करें। फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को शो करना पड़े, देखिए टाइम कितना दे रहा है, तो ऑलरेडी देखना चाहते हैं टाइम 10 मिनट दिया है। तो 10 मिनट को हम लोग सेकेंड में बदलेंगे, तो 10 को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑलरेडी इसे मल्टीप्लाई कितना आएगा, 600 सेकेंड आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना रहा, 600 सेकेंड आ रहा। और वैसे क्यू, तो आवेश का वैल्यू देखिएगा तो 300 कूलम लिख रहा है, 300 कूलम लिख रहा है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स हम लोग को क्या निकालना है, देखिए ऑलरेडी आप लोग को पता है क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आई टी होता है, क्या होता है, क्यू बराबर आई टी होता है। अब नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आई का वैल्यू क्या लिखिए, क्यू बाई टी कीजिएगा, क्यू बाई टी। और आप लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा क्यू कितना वैल्यू है, टी कितना है। तो ऑलरेडी देखिए मैं आई बराबर क्या लिखा हूँ फॉर्मूला, क्यू बाई टी। तो फ्रेंड्स अभी क्यू का वैल्यू देखिए, सॉरी, तो क्यू का वैल्यू मैं कितना लाया था, ऑलरेडी देखे थे 300 था, और टी का वैल्यू कितना था, 600 था। तो इसे सॉल्व कीजिएगा, तो ऑलरेडी आप लोग सॉल्व किया तो 0.5 आएगा, इसका ऐसा मतलब क्या था, एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी 0.5 एम्पियर इज द राइट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में क्या लिख रहा है ये, तो लिख रहा है एक पिंड का अपेक्षित घनत्व 8 है, उसके 16 ग्राम द्रव्यमान के टुकड़े का आयतन क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, जब भी अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए बोलता है, तो इसमें भी निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले द्रव्यमान, तो ऑलरेडी आप लोग को ऑलरेडी पता है एम बाय भी फार्मूला होता है घनत्व का ना। तो आप लोग क्या कीजिए, एम का वैल्यू कितना है, 16 kg है अभी। तो भी का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए अपेक्षित घनत्व को हम लोग क्या करते हैं, 8 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे सॉल्व कीजिए तो 2 × 10⁻³ मीटर क्यू आएगा। तो राइट आंसर होगा 2 × 10⁻³ मीटर क्यू होगा, क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग निकाल सकते हैं। और वैसे आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ अपेक्षित घनत्व, यानी कि अपेक्षित यानी रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। पदार्थ का घनत्व देखिए मैं लिख देता हूँ, पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। तो इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलरेडी आप लोग को पता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व कितना होता है, 10⁻³ होता है, यानी कि 1000 kg मीटर पर क्यू होता है, क्लियर है। फिर से मैं लिख देता हूँ, देखिएगा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखिए रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, आप लोग के सामने मैं लिख देता हूँ। ये होता है फॉर्मूला पदार्थ का घनत्व, देखिए पदार्थ का घनत्व यानी पदार्थ का घनत्व बटा बटा लिखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, पदार्थ का घनत्व बता 4 डिग्री सेल्सियस का घनत्व। ऑलरेडी इसका देखिए 8 दिया था, और पदार्थ का घनत्व निकालना था, ये 10⁻³ था। तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो देखिए विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, तो राइट आंसर क्या कीजिए, कृष्णा नदी, क्लियर है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ क्लियर हो जाए। कृष्णा नदी पर बसेस सारे याद रखिएगा, आलमपुर है, नाशोवादी है, क्लियर है। बात करते हैं कावेरी का, तो कावेरी नदी के तट पर जो बसा हुआ शिव समुद्रन है, श्रीरंगपट्टनम है, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं ताप्ती नदी का, तो सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। वही बात करना चाहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का, तो ऑलरेडी पता है गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, क्लियर है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन ये। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है राजेंद्र प्रसाद द्वारा पुस्तक जो लिखी गई थी वह नाम था इंडिया डिवाइडेड। क्या था ये, इंडिया डिवाइडेड। ये मैं केबीसी का क्वेश्चन में सीखा था, तो राइट आंसर होगा इंडिया डिवाइडेड। चलिए अब देखते हैं और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्लास 9th में आप लोग पढ़ेंगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले क्लास 9th का बुक में ये लिखा होता था, जिसमें हड़प्पा सभ्यता यानी पूरा इतिहास की कहानी इसमें लिखा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, क्लियर है, जवाहरलाल नेहरू ने। वही, और इसमें अगर देखना चाहते हैं क्या लिखा, एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम, तो ये भी लिखा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर लिख रहा ग्लिम्सम्स वर्ड ऑफ द हिस्ट्री, तो ये भी लिखा गया किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को निम्नलिखित में से किस संगठन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष चुना गया, क्लियर है। अभी मैं आप लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता, देखिए सबसे पहले आरबीआई गवर्नर, देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है मैं बता देता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए अभी अभी भारत में वर्तमान समय आरबीआई का 26वां जो गवर्नर बने हैं वह बने हैं, याद रखिएगा,
उसका नाम है संजय मल्होत्रा। देखिए अभी वर्तमान समय में आरबीआई का जो गवर्नर बने संजय मल्होत्रा बने, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, संजय मल्होत्रा बने। क्लियर है। इससे पहले 25वां नंबर के कौन थे? शक्तिकांत दास थे, शक्तिकांत दास थे, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। इससे पहले फ्रेंड्स आप लोग याद करिए नोटबंदी के समय, नोटबंदी के समय आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए नोटबंदी के समय भारत का आरबीआई गवर्नर कौन थे। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ रघु राम राजन के बाद कौन आए थे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, यानी कि पटेल थे, उर्जित पटेल थे। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आप लोगों को सॉल्व करना है 21 क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन। चलिए मैं बता ही देता हूँ। देखिए सबसे पहले इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 10 टू पावर 10 है, तो मैं 10 टू पावर 10 लिख दिया हूँ। क्लियर है। फिर 9 टू पावर क्या? -5 है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसे सॉल्व करने के लिए 10 टू पावर -10 कर सकते हैं हम। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान देखिएगा, केवल 2 पर पावर 15 लिखेंगे गुना 2 पर पावर -2 कर सकते हैं। इसे तोड़ने का मैं प्रयास किया हूँ। देखिए ये 3 का स्क्वायर कर, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 9 पर पावर -5 है ना, तो ये 3 का स्क्वायर में करके यहाँ -5 कर सकते हैं ना। तो देखिए 3 पर पावर -10 आ गया ना, तो यही वैल्यू को हम लोग मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दिया हूँ। ठीक है। तो ये आप लोग फोकस थोड़ा सा कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस कंसेप्ट था, तो यहाँ से मैं इस चीज़ को मैं यूज किया हूँ। अब देखिए अब आप लोग को सॉल्व करना है, तो 3 पर पावर 10 में से 10 गया तो ये 0 आ गया। फिर देखिए 2 पर पावर 15 में से 12 आ गया, कितना आ गया? 3 आ गया। अब फ्रेंड 3 पर पावर 0, किसी का पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है। 2 पर पावर 3 तो उसका वैल्यू होगा क्या होगा? 8 होगा। अब 1 और 8 कितना होता है? 9। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या आएगा? 9। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए 3 क्रमगत पूर्णांकों का औसत k है, यदि अगली दो संख्याएं जोड़ी जाती है तो नया औसत क्या होगा? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है, देखिए 3 क्रमगत पूर्णांक का औसत k है, तो तीन अगली दो संख्या मान लीजिए कि देखिए एक संख्या दो संख्या ये 3 है, तो इसका अगर औसत निकालिए तो क्या आएगा? 2 आएगा, यानी कि इसमें अनुसार 2 आ गया। क्लियर है। अब बोला इसमें अगली दो संख्या, तो मान लीजिए 1 2 3 तो ऑलरेडी था, इसमें अगली दो संख्या यानी 4 और 5 को जोड़िएगा तो इसका औसत क्या आएगा? 3 आएगा। तो फ्रेंड यानी 2 में कितना परिवर्तन है? 2 में 1 बढ़ा, यानी कि 2 को मान लीजिए k था तो k+1 कीजिएगा सिंपल अर्थ में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा k+1, तो k+1 है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। तो काफ़ी मॉडरेट क्वेश्चन था और प्रेजेंट माइंड का क्वेश्चन था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18/19 और 20/21 का एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले फ्रेंड देखिए आप लोग को स्टेप से लिखना पड़ेगा। 18/19 है और यहाँ पे कीजिएगा तो 20/21 है। आप लोग को एलसीएम निकालना। जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू रहता है तो उसका नोमिनेटर को एलसीएम निकालते हैं, डिनोमिनेटर को एचसीएफ। तो 18-20 का एलसीएम अगर आप लोग निकालिए तो 180 आएगा। क्या आएगा? 180। और 19 और 21 का एचसीएफ निकालिए तो 1 आएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा? 180। क्या आएगा फ्रेंड? 180। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। अब आ चुके हैं मैथ्स का क्वेश्चन। देखिए 162 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर चल रही एक 850 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सुरंग को 63 सेकंड में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो देखिए जो दूरी होता है उसकी दूरी को दोनों को ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका चाल कितना है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल दिया है ये ऑलरेडी, देखिए किलोमीटर पर घंटा में था, तो हम लोग किलोमीटर पर घंटा को हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल दूरी चाल रखा था दूरी बटा समय। तो दूरी देख सकते हैं 850 था, एक और हम लोग को निकालना था दूरी, इसलिए हम लोग एक्स मान लेंगे। ठीक है। तो दूरी बटा समय, तो ऑलरेडी समय देखिए तो कितना था? 63 सेकेंड था लिखा। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, तो आप लोग के बीच में मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए 18 का पहाड़ा में 162 9 बार में आ जाएगा, 9 को 5 से गुना कीजिए तो ये 45 आ जाएगा। अब 45 को 63 से गुना कीजिएगा बराबर 850 प्लस एक्स। आप लोग सिंपल में अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 1985 आएगा आपका आंसर। तो यानी राइट आंसर अगर देखा है तो 1950, जो कि ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू अकेले क्रमशः 20 दिनों में, 15 दिनों में, 20 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो संगत दक्षताओं का अनुपात क्या होगा? यानी कि मैं दोनों का रेशियो पूछ रहा। तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं मान लीजिए पी है और ये क्या है? मान लीजिए क्यू है। क्लियर है। तो ऑलरेडी देखिए पी कितना कार्य कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। क्यू कितना दिन में कर रहा है? 20। तो दोनों मिलके करेगा तो कितना होगा? 60 होगा। ऑलरेडी 15 का पहाड़ा में 4 बार में आएगा, ये 3। तो यहाँ पे देखेंगे ये आप लोग का ये क्षमता आता है। क्लियर है। और ये आप लोग का समय है। तो ऑलरेडी आप लोग इसका देख रहे हैं क्षमता का अनुपात क्या रहा है? 4:3। तो काफ़ी अच्छे से इसका रेशियो कर सकते हैं 4:3। तो ऑप्शन में है, तो बिल्कुल ऑप्शन में 4:3 है। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन आरेख में से निम्नलिखित में कौन सी संख्या केवल लंबे और फेयर को दर्शाता है? तो लंबे और फेयर, तो फ्रेंड लंबे और फेयर को दर्शाता है। तो देखिए सबसे पहले लंबे को देखिए, लंबे को अगर देखना चाहते हैं तो ये गोल वाला दर्शा रहा। क्लियर है। और फेयर एंड ट्रायंगल वाला शो कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या लिख रहा। तो सर्कल एंड ट्रायंगल, तो देखिए 8 आ जाएगा। क्या आएगा? ये 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं।
नहीं ना, 8 नहीं आएगा, दोनों में आना चाहिए, ट्रायंगल में, सॉरी सॉरी। तो इसमें आ रहा 7 आ जाएगा, तो 7 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये सब इजी क्वेश्चन है। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन। ए बी के बिल्कुल दाएं बैठा है। ए 4 स्थान दाईं ओर जाता है और बी 4 स्थान बाईं ओर जाता है, तो दोनों छोरे पर पहुंच जाता है। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? सबसे पहले फ्रेंड देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए ए बी के बिल्कुल दाएं है, यानी ए जो है बी के बिल्कुल दाएं है, यानी मैं ए जो है ना वह बी के बिल्कुल दाएं है। देखिए ए जो है बी के बिल्कुल दाएं है, क्लियर है। अब वो रहा ए 4 स्थान दाईं ओर जाता है, यानी कि फिर ए जो है ना 4 स्थान दाईं ओर जाता है, यानी कि ए जो है 4 स्थान दाईं ओर जाता है, 1 2 3 4, यानी ए ऐसे हम मान लिया, क्लियर है। फिर क्या लिख रहा, बी, और बी 4 स्थान बाईं ओर जाता है, यानी 1 2 3 4, यानी बी डैश मान लिया 4 स्थान बाईं ओर जाता है, क्लियर है। उसके बाद बना दोनों छोरों पर पहुंच जाते हैं। देखिए ये भी छोरों पे आ गया और ये भी क्या आ गया, छोरों पे आ गया, क्लियर है। तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 9 10। तो ऑलरेडी देख सकते हैं 10 आ गया, कितना आ गया, 10 आ सकता है। या फिर आप लोग इस टाइप से भी काउंटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बी डैश है, यानी 1 मान लीजिए, क्लियर। यहाँ पे खाली कितना, 3 प्लेस है, मैं 3 लिख दिया हूँ। फिर देखिए बी कितना, 1 है। फिर देखिएगा ये 1 है। अब यहाँ पे देखिएगा तो 1 2 3 है और यहाँ पे 1 है। अब अगर आप लोग सॉल्व करते थे कितना आएगा, 10 आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 10 होगा, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखना चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 27 हो चुका है, 28। तो 28 देखना चाहते हैं क्या लिख रहा है ये। शब्दों के उस समुच्चयों का चयन करें जिसके शब्दों के बीच में संबंध को दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से दर्शाया गया। फ्रेंड्स आप लोग को शो करना है। तो देखिए ये जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वकील, पिता और शहरी। देखिए आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए थोड़ा ध्यान से, एक क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है। देखिए एक जो वकील होता है, एक वकील पिता भी हो सकते हैं और एक पिता वकील के साथ साथ शहरी भी हो सकता है। यानी ये आप लोग को मान लीजिए वकील है ये, क्लियर है, और ये क्या है, पिता है, और ये क्या है, शहरी है। तो इस टाइप से आप लोग ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए यदि एफ से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम से निकाल दिया जाता है तो बाएं छोर से 12वां अक्षर निम्नलिखित में कौन सा होगा? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को शो करना है, क्या बोला, यदि एफ से शुरू करते हुए प्रत्येक अक्षर दूसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुक्रम में निकाल दिया जाता है तो बाएं छोर से 12वां अक्षर कौन सा होगा? सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखिए आप लोग को क्या करना है, ए से लेके आगे ई तक लिखिए। देखिए ए बी सी डी ई तक लिख दीजिए और आप लोग को एफ को छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ से एफ को छोड़ दो, एफ के बाद क्या था, जी, फिर आई, के, फिर आप लोग को लिखना पड़े एम ओ क्यू, फिर क्या लिखे, एस यू, फिर डब्ल्यू वाई। अब यहाँ से लिखना है 12वां, तो ऑलरेडी देखिए ऐसा आ जाएगा, क्या आएगा 12वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऐसा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आप लोग को सॉल्व करना है तर्क 1 और तर्क 2। इसको मैं भी स्किप कर रहा हूँ। देखिए 31 क्वेश्चन। तो फ्रेंड 31 क्वेश्चन काफ़ी इजी है, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो देखिए सबसे पहले 216 का रेशियो लिख रहा है 81, तो हम लोग दिमाग लगाएंगे किस तरफ से किया। देखिए 2 करेंगे, 1 करेंगे और 6 करेंगे, तो देखिए 2 और 1 3 और 6 9, तो 9 का स्क्वायर अगर हम लोग करते क्या आता है, 81 आ गया। उसी प्रकार 1 + 0 + 4 करेंगे, यानी 4 और 1 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए झील के पानी की सतह बर्फ के रूप में जमने जा रही है, तो लिख रहा पेंदे के पानी के इस क्षण का ताप क्या होगा? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, झील के पानी की सतह बर्फ के रूप में जमने जा रही है, पेंदे के पानी के इस क्षण का जो तापमान होगा 4 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या होगा ये, 4 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जल 4 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पानी का आयतन शुरू में घटता है, फिर क्या होता है, बढ़ता है, क्लियर है। देखिए सबसे पहले देखिए इसका ट्रिक याद करिए, 0 लिख दीजिएगा, यहाँ 4, अब ये माने यहाँ 10 है, तो देखिए भी से क्या होता है, वॉल्यूम। तो देखिए सबसे पहले 0 से लेकर 4 में आ रहा है, तो इसका आयतन क्या हो रहा है, देखिएगा V4 वॉल्यूम होता है, तो आयतन, ये आयतन क्या हो रहा है, घट रहा। तो आप लोग शुरू में घटता है ये, फिर देखिए 4 से 10 जा रहा, तो ये क्या होता है, बढ़ता है। तो शुरू में आयतन क्या होता है, घटता है, फिर क्या होता है, ये बढ़ता है, क्लियर है। चलिए और बर्फ, जल के बर्फ बनने पर आयतन बढ़ता है, घनत्व घटता है, तो इस सब सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। चलिए एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध आर है, एक दूसरे ताप पर प्रतिरोध जो पहले तार के समान है जिसका केवल व्यास दुगना है, क्या होगा? तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले जब भी याद रखिएगा ना, तो इसके लिए आप लोग को ऑलरेडी पता है। देखिए मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले फ्रेंड याद रखिए आर का फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी आप लोग को पता है, रो इंटू लेंथ बाय एरिया होता है, क्लियर है। ऑलरेडी आप लोगों को पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d² होता है, ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा R1/R2 करेंगे, यानी R1/R2 = करेंगे D2 बाय, देखिए
d2/d1 का होल स्क्वायर करेंगे। अब आप लोग को इसी फॉर्मूला पे सेट कीजिएगा। तो देखिए d2 का वैल्यू क्या लिखा था, 2d लिखा था, क्या लिखा था 2d1 कर देंगे, और यहाँ पे क्या था, ये d1 था। अब इसका सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल वे में 4 आएगा, क्या आएगा, ये 4। तो इसी प्रकार हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सिंपल अर्थ में R2 का जब वैल्यू निकालना चाहेंगे तो R1/4 कीजिएगा, जो कि ओम में आपका आंसर आएगा। तो यानी कि इसका राइट आंसर लाएगा तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। R/4 ओम इज़ द राइट आंसर। चलिए, प्रेरण द्वारा किसी अचालक को आवेशित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, प्रेरण द्वारा किसी अचालक को आवेशित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्योंकि फ्रेंड उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्लियर है। चलिए, अब 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा एक संक्रमण रोग नहीं है। तो फ्रेंड देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग मलेरिया, खसरा, हैजा, मधुमेह। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मधुमेह के एक प्रकार का संक्रमण रोग नहीं है, तो मधुमेह एक प्रकार का संक्रमण रोग नहीं है। बात करते हैं फ्रेंड, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करना चाहते हैं, सबसे पहले बात करना चाहते हैं, देखिए मलेरिया, खसरा, हैजा। तो ऑलरेडी अगर आप लोग फोकस किए होंगे तो आप लोग को सबसे पहले लिखना पड़ेगा मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा मलेरिया। मलेरिया एक रोग है फ्रेंड जो कि परजीवी जनित रोग है, यानी परजीवी जनित रोग है। क्लियर है। उसी पर बात करते हैं खसरा। तो खसरा ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, खसरा किससे होता है, देख खसरा जो होता है विषाणु से होता है, यानी कि ये वायरस से होता है। हैजा, हैजा किससे होता है, जीवाणु से होता है। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग को याद रखेगा। वैसे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए विषाणु से जो रोग होता है उसके बारे में आप लोग को बता देना चाहता हूँ। देखिए विषाणु से सबसे पहला होता है पेचिस होता है, HIV होता है, पोलियो होता है, खसरा होता है, एड्स होता है, कोरोना होता है। क्लियर है। वही जीवाणु से होता है TTS यानी टिटनेस, निमोनिया, टाइफाइड, हैजा। चलिए, विटामिन B1 को क्या कहते हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा विटामिन B1 को हम लोग बोलते हैं थायमिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, देखिए यहाँ पे बात करना चाहते हैं जो ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना जाता है। तो देखिए बायोटीन, तो बायोटीन बोलते हैं विटामिन B7 को, B7 को क्या बोलते हैं, बायोटीन बोलते हैं। क्लियर है। एक होता है नियासिन, तो फिर नियासिन जो होता है B3 को क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं। क्लियर है। और इसके साथ साथ एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्लियर है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी एवं वर्मिक कोर्साकॉफ सिंड्रोम रोग होता है। क्लियर है। चलिए, किस कोशिका में मौजूदा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है उसका न्यूक्लियस होता है, यानी कि नाभिक होता है। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, यानी कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ी कोशिकांग जो होता है उसका नाभिक होता है। क्लियर है। अब देखिए, स्तनधारियों के कोशिका के नाभिक का आकार लगभग 6 माइक्रोमीटर होता है, जो कोशिका के कुल आयतन का 10% होता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, देखिए नाभिक का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा, नाभिक का जो खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है किसी कोशिका का ऊर्जा घर होता है, और क्योंकि इसी का कोशिका में श्वसन होता है, और इस फॉर्म में होता है तो ATP फॉर्म में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। इसका नाम किसने दिया था, बेंडर ने दिया था। तो ये सब सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो 37 नंबर क्वेश्चन देखना चाहते हैं क्या लिख रहा है ये। तो सॉरी, इसमें और ऑप्शन में कर देता हूँ। देखिए गोल्जी का है, तो ऑलरेडी फिर आप लोगों को पता होगा गोल्जी का है कोशिका द्रव्य के केंद्र के समीप होता है। ठीक है। और इसके अंदर फ्रेंड्स याद रखिएगा पदार्थ होते हैं। क्लियर है। चलिए, अंतः प्रायद्वीपीय जलिका, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, एक होता है अंतरा प्रायद्वीपीय जलिका, एक होता देखिए एक होता है SER यानी स्मूथ रेक्टिकुलम होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। क्लियर है। चलिए, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब को बनाया गया था। तो ऑलरेडी फिर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब जो बनाया था मीर जाफर को बनाया था, मीर जाफर को। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया था, मीर जाफर को बनाया था। चलिए बात करते हैं प्लासी का युद्ध का। सबसे पहले आप लोग को पता होगा प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून को हुआ था। देखिए मैं लिख देता हूँ 23 जून, याद करिएगा। देखिए 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुआ था। क्लियर है। और वही बात करते हैं बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध फेमस था जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। क्लियर है। और प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदन के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब सिराजुद्दीन को वफादार बना दिया गया था। क्लियर है। और क्या, चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ, ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर जो है साओ पाउलो आता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, साओ पाउलो। अब ब्राज़ील की राजधानी क्या है, तो ब्राज़ीलिया है, क्लियर है। और इसकी भाषा क्या है, तो ब्राज़ील की जो राजभाषा होती है, इसको आप लोग ये क्वेश्चन पूछता है, तो ब्राज़ील का जो राजभाषा है वो पुर्तगाली है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी ब्राज़ील की राजभाषा क्या है, पुर्तगाली है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। अब ब्राज़ील जो था वह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है, क्लियर है। अब ब्राज़ील की मुद्रा की बात करते हैं तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है क्या होता है, रियाल है। क्या फ्रेंड, रियाल है, क्लियर है। और ब्राजील के रियो डी जेनेरो में फ्रेंड 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित हुआ था, क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ओलंपिक के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए 2016 में, तो 2016 में कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, क्लियर है। फिर 2020 में हुआ था वो जापान में हुआ था। 2024 में इस पर कहाँ पे हुआ था, पेरिस में हुआ था, ठीक है। और 2028 में कहाँ पे होगा, यूएसए में होगा। चलिए ये क्वेश्चन को करंट अफेयर है, मैं इसको भी स्किप करता हूँ। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में बनास डेयरी काशी संकुल और बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र का आधारशिला रखी है। तो फ्रेंड्स आप लोग नाम से ही कर सकते हैं। देखिए बनास है तो ऑलरेडी आप लोग बनासी नहीं, बनारसी, वाराणसी। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद भी है। क्या ये वाराणसी से ये सांसद है। और फिर वाराणसी किस नदी के संगम पे बना है ये, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है वरुणा और अस्सी नदी का ये। चलिए अभी जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो ऑलरेडी आप लोग देखिए 64 का क्या होता है, 8 होता है। 8 को 92 सेट कीजिएगा तो 100 आएगा। 100 का क्या लिखिएगा, 10 लिख दीजिएगा। अब 35 में से 10 जाए तो 25 होगा। 25 का क्या होता है, 5 होता है। अब 126 में से 5 जाए 121 होगा। 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11 होता है। तो ऑप्शन क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो डायस की एकल फेंक में योग 10 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आप लोग के लिए इसके बारे में सबसे पहले कंसेप्ट दे देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले याद रखिएगा, दो डायस को अगर फेंका जाता है तो टोटल सैंपल स्पेस हम लोग पता करेंगे, कुल सैंपल स्पेस क्या हो सकता है। तो देखिए ऑलरेडी आप लोगों को पता है एक डायस में क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 होता है। अब 6 है तो 2 बार फेंका है तो इसका टोटल सैंपल स्पेस 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा, क्लियर है। अब मैं एक सामने आप लोग के सामने ट्रिक देता हूँ। देखिए सबसे पहले लिखिएगा 2 3 4 5 6 लिख दीजिएगा। अब यहाँ से लिखिएगा 7, देखिए 7, हाँ 7 लिखिएगा। फिर सॉरी 5, देखिए आप लोग के सामने जो मैं ट्रिक दे रहा हूँ इस चीज़ का यूज 5 हो गया। यहाँ पे फिर लिखिएगा 6, फिर 6 के बाद यहाँ पे लिखिए 7, यहाँ लिखिए 8 9, इसके बाद नहीं नहीं नहीं, रुकिए थोड़ा सा एक कंसेप्ट में मिस्टेक है। देखिए सबसे पहले एक ट्रिक बता रहा हूँ, 5 के बाद यहाँ पे क्या होता है 6, फिर यहाँ पे लिखिए अपना 7 लिखिएगा, क्लियर है। चलिए 7 के बाद आप लोग क्या कीजिए, देखिए मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखिएगा 8, यहाँ पे फिर 9, यहाँ पे 10 कीजिएगा, 11 और ये 12। अब देखिए यहाँ पे लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ों को मैं कंप्लीट करा दूंगा। सबसे पहले देखिए, अरे गलत हो गया ये, 1 मिनट फ्रेंड, थोड़ा सा ये टाइमिंग इशू हो रहा है हमारा इस साथ ये। वैसे आप लोग बना सकते हैं, आप लोग खुद बता सकते हैं 10 कितना टाइम से आएगा। तो देखिए चलिए मैं आप लोग को शॉर्टकट विधि से क्या बताऊँ, लॉन्ग ही। देखिए सबसे पहले 10 के लिए बोला ना, तो 10 टोटल कितना कितना टाइम से आ सकता है। तो ऑलरेडी आप लोग इसका बनाए होंगे। तो सबसे पहले देखिए 10 आने के लिए संख्या, तो फ्रेंड आप लोग 4 6 कर सकते हैं, उसके बाद 5 5 कर सकते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं 6 4 लिख सकते हैं, यानी टोटल कितना टाइम से बनता है ये 3 टाइम्स। तो हम लोग क्या करेंगे 3 बाय टोटल आउटपुट कितना था 36 था, तो यानी कि वैल्यू निकालिए तो 1/12 इज द राइट आंसर। तो 1/12 होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चंस को मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं बता नहीं पाऊंगा, ये क्वेश्चन सबसे इजी है। तो फ्रेंड्स आप लोग को गुना करना है, 4.54 को गुना करना पड़ेगा 0.91 से। आप लोग गुना भी कर लिए होंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 444946 होगा। चलिए देखिए लॉगरिथम का क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए लॉगरिथम का क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन मैं इसे इजीएस्ट वे में बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को देखता हूँ क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड क्वेश्चन लिख रहा है, देखिए क्वेश्चन देखिएगा क्या लिख रहा है, लॉगरिथम लिख रहा है 2 x⁻², फिर log 16 लिख रहा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ log लिख देंगे, क्लियर है। log लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग का 2 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे x+2 है, क्लियर है। अब log 16 है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों का आगे सबसे पहले देखिए जो बेसिक वैल्यू उसको सेम करेंगे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 2 लिख रहा, 2 लिख रहा, 2 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा तो हम लोग 4 टाइम्स कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग देखें इसका बेस तो सेम आ गया, यहाँ भी 2 सेम आ गया। तो हम लोग क्या करें पावर को इक्वल करें, देखिए तो यानी x+2 = क्या करेंगे तो ऑलरेडी 4 कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाले 4 में से 2 गया क्या आएगा 2, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 2। काफ़ी ईजी से आप लोग को मैं बता दिया हूँ। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर आएगा 2 आएगा, क्या आएगा ये 2 आएगा।
हालांकि आप लोग को समझ में दिक्कत हुआ, देखिए बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लॉग था, ये 2 था, और यहाँ पे क्या था, x प्लस 2 था। सेकंड में लिख रहा था log 16। तो फ्रेंड log 16 किस लिए, आप लोग क्या कीजिए, देखिए log 16 था ना, तो आप लोग मैं ट्रिक बताता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले देखिए इसका log है, log ले दिया, इसका वैल्यू देखिएगा 2 यहाँ लिख रहा, क्लियर है, 2 यहाँ पे लिख रहा है x पर पावर 2। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 16 को लिखने के लिए log इसका बेस 2 ले लेते हैं, 2 पर पावर 4 कर सकते हैं ना, बिल्कुल। अब देखिए log 2 ये बेस वैल्यू हो गया, तो इसका पावर क्या है, एक्स प्लस 2 बराबर क्या लिखेंगे, 4। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाले, कितना आएगा, 2। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ एक वृत्त का केंद्र है, पी एक बाह्य बिंदु है जो ओ से 13 मीटर दूरी पे है, तो उस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तदनुसार 5 पी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु तक की दूरी ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग काफ़ी अच्छे से सॉल्व किए होंगे। तो देखिए आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले देखिए मैं आप लोग एक वृत्त बनाया, ओ केंद्र वाला एक वृत्त बना दिया हूँ, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए ओ से एक बाह्य बिंदु खींचे पी तक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए ओ से 13 मीटर की दूरी पर, यानी कि इसका जो दूरी लिखा 13 मीटर का लिख रहा, मैं 13 मीटर दूरी ली दिया हूँ, और इसका त्रिज्या यानी ओ से लेके 5 की त्रिज्या 5 ली दूंगा। अब देखिए यहाँ से एक स्पर्श खींचूंगा, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको स्पर्श कीजिएगा, इसका वैल्यू 5 था, तो ऑलरेडी ये 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर ट्रिपलेट के अनुसार क्या ले दीजिएगा, 12। तो सिंपल वे में इसका जो राइट आंसर आएगा 12। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखना चाहते हैं 47 क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड 47 काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आप लोग बना भी लिए होंगे। तो पैटर्न को शो करना किस टाइप से पैटर्न होगा, तो देखिए आप लोग ऐड कीजिए। सबसे पहले 3 + 5 8 हो गया, 8 + 13 तो 8 21 हो गया, 21 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 7, ये आ गया। सेकेंड देखिए 9 प्लस हम लोग क्या करें 8 + 7, तो 9 8 17, 17 7 कितना होता है, तो 17 7 24, 24 को 3 से डिवाइड करिए, कितना 8, यानी कि सारे को जोड़कर 3 से डिवाइड करें। तो हम लोग क्या करेंगे 2 + 4 + 3, तो 2 4 6 6 3 9, 9 को 3 से डिवाइड करें, क्या आएगा 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी इसका राइट आंसर क्या आएगा 3 इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, देखिए दो कथनों के पश्चात दो निष्कर्ष दिए हैं, आप लोग को विकल्प बताना कौन सही है। सभी अध्यापक बुजुर्ग होते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सभी अध्यापक, मान लीजिए कि सभी अध्यापक है, क्या लिखा, सभी अध्यापक क्या होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। तो मैं बुजुर्ग लिख दिया हूँ, क्लियर है। फिर लिख रहा कुछ महिलाएं अध्यापक होती है। तो देखिए कुछ महिलाएं के बारे में लिख रहा, कुछ महिलाएं अध्यापक होती है। अब देखिए क्वेश्चन, सभी बुजुर्ग महिलाएं होती है। तो देखिए सभी बुजुर्ग महिलाएं होती है, नहीं, पहला तो कैंसिल हो गया। सेकंड क्या लिख रहा, कुछ महिलाएं अध्यापक होते हैं, बिल्कुल देखिए कुछ महिलाएं अध्यापक होती है, यानी ऑप्शन नंबर केवल बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन केवल निष्कर्ष 2 आप लोग का सही निकलेगा। चलिए आप लोग को इसकी अगली संख्या निकालना है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे देखिए, सबसे पहले 71 में से अगर आप लोग 3 जोड़िए तो 74 आ जाएगा, 74 में 3 77, 77 3 80, 80 3 क्या होगा 83, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अब देखिए इसका जल का छवि का चयन करना है। तो फ्रेंड जल जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज निकालना है। तो वाटर इमेज जब भी निकालने बोलता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसे इसे अपोजिट कर दे, यानी कि हॉरिजेंटल को वर्टिकल में, वर्टिकल को हॉरिजेंटल में। तो देखिए एक्स है तो इसका अपोजिट इस टाइप से हो जाएगा, ये देखिए एक हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं। डी आपका वही रहेगा लेकिन इस टाइप से चेंज हो जाएगा। फिर ये आप लोग का डी सी टाइप से रहेगा लेकिन इस टाइप से चेंज होगा। अब बात करते हैं ए का, तो इस टाइप से हो जाएगा, क्लियर है। तो इस टाइप से अगर ऑप्शन देखना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर लग रहा, हमें जो ऑप्शन नहीं आ रहा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब ये आप लोग को बोला कटिंग के लिए, तो फ्रेंड्स इसे कटिंग कीजिएगा। तो देखिए इस टाइप से अगर कटिंग किया तो इसका जो चौथा भाग आएगा देखिए 8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, आधुनिक मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है उसे बोलते हैं होमो स्पेनिस, बोलते हैं होमो स्पेनिस। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, होमो स्पेनिस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और आधुनिक मानव का डेटा फाइलम में होता है। चलिए और फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसमें जो वैज्ञानिक नाम जो दिया गया था लिनियस ने दिया था, जो कि 1758 में दिया था, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए कौन सा हड्डी दो टुकड़ों में कट जाने के बाद फिर से बढ़ जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है केचुआ जीव दो टुकड़ों में कट जाने के बाद फिर से बढ़ जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा केचुआ। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। और फ्रेंड बात करते हैं केचुआ, तो केचुआ किस ग्रुप में आता है। तो ऑलरेडी आप लोग को पता है केचुआ जो आता हुआ एनीलिडा संघ में आता है। किस में आता है ये, केचुआ जो आता हुआ एनीलिडा के संघ में आता है, क्लियर है। और इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है, और इसके द्वारा वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन होता है, क्लियर है। वही बात करते हैं तिलचट्टा का।
तो फ्रेंड तिलचट्टा जिसे कॉकरोच कहते हैं, ये आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। किस में आता है? ये आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। वही बात करते हैं छिपकली का। तो छिपकली के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसे सरीसृप वर्ग में रखते हैं। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं मेढक का। तो फ्रेंड मेढक जो आता है वह एम्फीबिया यानी कि उभयचर वर्ग में आते हैं। तो सारी चीज़ों को आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। फिर से मैं बताता हूँ, अच्छा केचुआ, तो केचुआ किस में आएगा? एनिलिडा में। मेढक किस में आएगा? उभयचर में आएगा। छिपकली, तो फ्रेंड छिपकली के लिए मैं क्या बता, सरीसृप में आ जाएगा। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं तिलचट्टा का, तो तिलचट्टा किसमें आएगा? ऑर्थोपोडा में। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन निम्न तापमान को प्रतिस्थापित करता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो निम्न तापमान को प्रतिस्थापित करता है। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, ऑक्सीजन जो होता है पेड़ पौधे में वृद्धि में कार्य करता है। साइटोकाइन क्या होता है? कोशिका का विभाजन का कार्य करता है। एथिलीन फलों को पकाने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन स्वयंपोषी प्रोटिस्टा है? तो ऑलरेडी फ्रेंड आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो डाइटम। डाइटम जो होता है एक प्रकार का स्वयंपोषी प्रोटिस्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, डाइटम। क्लियर है? और वैसे आप लोगों को पता होगा प्रोटिस्टा जगत में मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव एवं यूकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। क्लियर है? चलिए, अब प्रोटिस्टा के अंतर्गत फ्रेंड आने वाले जीव होते हैं अमीबा होता है, प्लाज्मोडियम होते हैं, यूग्लिना होते हैं, डाइटम होते हैं। क्लियर है? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता, देखिए अमीबा। अमीबा फ्रेंड्स, अमीबा जो होता है तालाबों झीलों आदि में पाया जाता है। वही बात करना चाहता है प्लेज्मोडियम। तो प्लेज्मोडियम जो होता है वह प्रोटिस्टा जगत के परजीवी मलेरिया परजीवी को कहते हैं। क्लियर है? और डाइटम के बारे में, यह नम मिट्टी, जल एवं गीली जगहों पर पाया जाता है। डाइटम कोशिका भित्ति निर्मित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेड्यूनम किसका भाग होता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोगों को पता होगा डेड्यूनम, देखिए अगर आप लोग बनाते होंगे, देखिए सॉरी, आपको आप लोग बायोलॉजी पढ़े हैं तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, इस टाइप से आप लोग बनाते होंगे, है ना। ये आप लोग देखिए इस टाइप से आप लोग बनाते हैं तो जो छोटी आंत होता है, छोटी आंत का जो पार्ट होता है, देखिए इस टाइप से आप लोग बनाए होंगे। देखिए, तो जो छोटी आंत का 3 पार्ट होता है, एक होता है डेडुनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। तो फ्रेंड डेडुनम जो पार्ट होता है, वह आप लोग का जो पार्ट होता है वह छोटी आंत का होता है। किसका होता है? ये छोटी आंत का होता है। देखिए इस टाइप से पार्ट रहता है। क्लियर है? तो डेडुनम जो पार्ट होता है वह छोटी आंत का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? अब डेडुनम छोटी आंत का भाग होता है। या छोटी आंत के आंतरिक पृष्ठ पर अंगुली की आकृति में अनेक प्रवर्धक पाए जाते हैं। चलिए, वही फ्रेंड्स एक होता है विलाई। तो विलाई क्या होता है? वह छोटी आंत में एक अंगुली की सतह का पाया जाता है। देखिए इस टाइप से वो पाए जाते हैं। और इसका कार्य होता है सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करता है। क्लियर है? और फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है छोटी आंत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। चलिए मैं लिख ही देता हूँ ताकि आप लोग जो भी पढ़ें सारी चीज़ों को मैं रिकॉर्ड कर दूँ। छोटी आंत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला होता है देखिए डेडुनम। पहला क्या होता है? डेडुनम होता है। दूसरा जेजुनम होता है। तीसरा क्या होता है? एलियम होता है। क्लियर है? और भोजन अमाशय में भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाते हैं, जिसे काइम बोलते हैं। यानी कि फिर याद रखिएगा, अमाशय में जो भोजन जो है ना वह गाढ़ा की तरह हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं काइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? काइम कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा।